चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे दैट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, इसके पहले जो टॉपिक डिस्कस हुआ वो कौन सा टॉपिक था? रिफ्लेक्शन था, लाइट का रिफ्लेक्शन। अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइट का रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि सपोज करिए यहाँ पे एक मिरर है, मिरर से एक रे ऑफ लाइट आके टकराती है ऐसे। अब ये लाइट सपोज करिए कि एयर से आ रही है, यहाँ से टकराने के बाद यह रे ऑफ लाइट फिर एयर में लौट जाती थी। तो रे ऑफ लाइट एयर से आती थी, यहाँ पे कुछ फेनोमेनन होता था और टकराने के बाद यह रे ऑफ लाइट जो है वो फिर एयर में लौट जाती थी। तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट जिस मीडियम से आ रहा है वापस उसी मीडियम में जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट अगर एयर से आ रहा है और एयर में जा रहा है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट वाटर से आ रहा है और टकराने के बाद वाटर में जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जिस मीडियम से लाइट आता है, इवेंट के बाद लाइट अगर उसी मीडियम में जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट जिस मीडियम से चलेगा वापस उसी मीडियम में लौट के चला जाएगा। अब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है कि मान लीजिए कि ये कोई झील का सरफेस है, कोई झील है उसका ये सरफेस है, इसके नीचे सपोज करिए कि वाटर है और इसके ऊपर जो है वो एयर है, ठीक है। ऊपर का मीडियम एयर हो गया, नीचे का मीडियम वाटर हो गया, और दोनों को जो ये सरफेस सेपरेट कर रहा है, दोनों की ये जो कॉमन बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। तो इंटरफेस किसको बोलते हैं? दो मीडियम की जो कॉमन बाउंड्री है, दो मीडियम की जो कॉमन बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। या दो मीडियम को जो सरफेस सेपरेट कर रहा है दैट सरफेस इज कॉल्ड इंटरफेस। तो ऊपर का मीडियम एयर, नीचे का मीडियम वाटर, और दोनों को ये सरफेस सेपरेट कर रहा है, तो दिस सरफेस इज कॉल्ड इंटरफेस। एक तो नाम हम समझ गए व्हाट इज इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? तो दो मीडियम को जो फेस सेपरेट करेगा, दो मीडियम को जो सरफेस सेपरेट करेगा, दो मीडियम को जो कॉमन बाउंड्री सेपरेट करेगी, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो ये एक इंटरफेस हो गया। नीचे वाटर हो गया, ऊपर एयर हो गया। अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे एयर से चल के आती है, तो रे ऑफ लाइट अगर एयर से चल के ऐसे आती है तो जहाँ पे टकराएगी वहाँ पे एक नॉर्मल डालेंगे, ठीक है। और ये रे ऑफ लाइट एयर से आने के बाद वाटर में जाएगी, क्योंकि वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। पानी के अंदर भी लाइट ट्रेवल करता है, तो पानी के अंदर चूँकि लाइट ट्रेवल करता है तो ये रे ऑफ लाइट एयर से चल के वाटर के अंदर एंटर कर जाएगी। तो यहाँ पे लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर चुका है। लाइट एयर से वाटर में एंटर कर चुका है। या हम उल्टा सोच सकते हैं कि लाइट वाटर से आया और एयर में चला गया, तो या तो एयर से वाटर में आ गया या वाटर से एयर में चला गया। तो जब लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में चला जाता है देन दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो रिफ्रैक्शन हो गया। तो रिफ्रैक्शन में लाइट अपने मीडियम को चेंज करेगा। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्शन हो गया, और लाइट जिस मीडियम से आएगा उसी मीडियम में जाएगा तो रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये दो फेनोमेनन हो गया। रिफ्लेक्शन में लाइट जिधर से आएगा, जिस मीडियम से आएगा उसी मीडियम में जाएगा। रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से आएगा और फिर दूसरे मीडियम में जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अब हम मीडियम को क्लासीफाई कर रहे हैं। मीडियम जो है उसको दो क्लास में क्लासीफाई किया गया। यहाँ हम दो तरह का मीडियम बोलेंगे। मीडियम को दो क्लास में बांट के बोलेंगे। एक को बोलते हैं डेंसर मीडियम एंड द सेकंड इज कॉल्ड रेयरर मीडियम। तो मीडियम को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अच्छा, मीडियम का जो प्लूरल होता है वो मीडिया होता है। मीडियम का जो प्लूरल होता है वो मीडिया होता है। तो मीडियम को दो क्लास में क्लासीफाई किया गया। एक मीडियम को बोलते हैं, वन इज कॉल्ड डेंसर मीडियम एंड द सेकंड मीडियम इज कॉल्ड रेयरर मीडियम, ठीक है। तो मीडियम हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। अब यहाँ पे लोग सोचते हैं कि डेंसर का मतलब कि जो ज़्यादा डेंस है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा सोचते हैं
कि डेंसर वो है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि डेंसर मीडियम वो है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है तो आयरन डेंसर है, ऐसा हम सोचते हैं। ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है तो ग्लास डेंसर है, ऐसा हम सोचते हैं। तो हम लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि डेंसर वो है जो डेंस है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और रेयरर वो है जो कम डेंस है, मतलब जिसकी डेंसिटी कम है। तो जिसकी डेंसिटी कम है वो रेयरर है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो डेंसर है। दिस इज़ नॉट ए गुड कॉन्सेप्ट, दिस इज़ नॉट ए राइट कॉन्सेप्ट, दिस इज़ ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब बोलिए तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है? सबको दिखाई नहीं दे रहा है? सबको दिखाई नहीं दे रहा है? सबको दिखाई नहीं दे रहा है? एवरीथिंग इज़ ओके। मंतोष बजाज, आकांक्षा दिख रहा है, राधे श्याम दिख रहा है, आमिर यूसुफजई ठीक है, सलोनी ठीक है, गुड्डू दिख रहा है, सलोनी दिख रहा है, ठीक है। सबको दिख रहा है? तो अगर सबको दिख रहा है, अब दिख रहा है, रश्मि को भी अब दिख रहा है, लकी राज दिख रहा है, ठीक है। चलिए, दिख रहा है। समझिए, मीडियम को मैंने 2 क्लास में डिवाइड किया। एक मीडियम को बोलते हैं डेंसर मीडियम, दूसरे मीडियम को बोलते हैं रेयरर मीडियम, यानी कि घना और रेयरर, मतलब इसको सघन माध्यम, इसको विरल माध्यम बोलते हैं, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। तो नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो डेंसर है, जिसकी डेंसिटी कम है वो रेयरर है। जैसे हम बोले एयर और वाटर, तो हम ये सोच लेते हैं कि एयर की डेंसिटी कम है तो एयर रेयरर है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो वाटर डेंसर है, और सही भी हो जाता है। बट दिस इज़ नॉट द राइट कॉन्सेप्ट, ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। मीडियम को डेंसर और रेयरर में डिवाइड किया गया है लाइट के स्पीड के बेसिस पर। लाइट का जो स्पीड होता है वो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है फ्री स्पेस में या वैक्यूम में वो कितना होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से लाइट चलता है। कहाँ चलता है? वैक्यूम मीडियम में चलता है, जहाँ पे कुछ नहीं है, फ्री स्पेस है, जहाँ पे ना एयर भी नहीं है, वहाँ पे लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दुनिया में सबसे तेज़ लाइट चलता है। ये मैं आपको इसके पहले भी एक क्लास में बोल चुका हूँ कि संसार में सबसे ज़्यादा जो रफ्तार है वो स्पीड की रफ्तार, लाइट की रफ्तार है। और लाइट से तेज़ इस संसार में कुछ भी नहीं चलता है। और लाइट भी सबसे तेज़ कहाँ चलता है? तो फ्री स्पेस में, वैक्यूम में चलता है, और इस रफ्तार से चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में। फिर लेकिन जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाता है, जैसे लाइट अगर वैक्यूम से चला और वाटर में एंटर किया, लाइट अगर वैक्यूम से चला ग्लास में एंटर किया, तो उसका स्पीड इससे कम हो जाएगा। मतलब लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। जैसे आप अपना बाइक लेके अगर नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं तो आपके बाइक का स्पीड NH पे ज़्यादा होगा। वही बाइक अगर आप सपोज़ करिए किसी मार्केट में लेके एंटर करते हैं तो आपके बाइक का स्पीड बदल जाता है। मतलब स्पीड किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पे। स्पीड डिपेंड्स अपॉन मीडियम। स्पीड एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो मीडियम पे डिपेंड करता है। हर जगह पे आप ध्यान दीजिए, स्पीड किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पे। सपोज़ करिए कि अगर मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों का लेवल बहुत हाई हो तो टीचर के बोलने का भी स्पीड ज़्यादा होगा, बोलने का स्पीड ज़्यादा होगा। तो स्पीड जो होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? स्पीड इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं। आपका मीडियम क्या है उस पर आपका स्पीड डिपेंड करेगा। अगर आप जिस स्पीड से NH पे जाते हैं उसी स्पीड से अगर किसी मार्केट में जाएंगे तो क्या होगा? वैसी स्थिति में कॉलिजन होगा, टक्कर होगा, ठीक है, एक्सीडेंट होगा। तो स्पीड डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मीडियम चेंज करने से स्पीड जो होता है वो चेंज कर जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम बाइक को किसी मार्केट में लेके एंटर करते हैं, तो मार्केट में लेके जब बाइक को एंटर करते हैं तो बाइक का स्पीड कम हो गया। तो बाइक का स्पीड कम हो गया तो अगर हम उस बाइक चलाने वाले से पूछेंगे कि आपको ये मीडियम कैसा लगा, तो बोलेगा मीडियम बड़ा डेंसर है, बहुत डेंस मीडियम है। वो बोलेगा मीडियम डेंस है, घना है, वो बोलेगा घना है। जैसे ही हमारा स्पीड कम होगा हम बोलेंगे मीडियम डेंसर है। जब हम NH पे गए तो मेरे बाइक का स्पीड बढ़ गया और किसी ने पूछा कि बताइए आपको ये मीडियम कैसा लग रहा है, वो बोलेगा मुझे मीडियम खुला खुला लग रहा है, मुझे मीडियम रेयरर लग रहा है। यानी अगर मेरा स्पीड बढ़ गया तो मैं बोलता हूँ कि मीडियम रेयरर हो गया, मेरा स्पीड घट गया तो मैं बोलता हूँ मीडियम डेंसर हो गया, ठीक है। तो डेंसर और रेयरर जो है इस बेसिस पर डिफाइन करेंगे कि मेरा स्पीड का क्या हुआ। मेरा स्पीड अगर बढ़ गया मैं बोलूँगा मीडियम रेयरर हो गया,
मेरा स्पीड घट गया, मैं बोलूँगा मीडियम डेंसर हो गया। सपोज़ करिए आप NH पे जा रहे थे और NH पे जाते जाते आप एक मार्केट में एंटर करते हैं, आपका स्पीड कम हो जाता है, आप बोलेंगे आप एक डेंसर मीडियम के अंदर एंटर कर चुके हैं। और आप किसी मार्केट से जा रहे थे, अचानक NH पे आते हैं, आपका स्पीड बढ़ गया, आप क्या बोलेंगे कि आप एक रेयरर मीडियम में एंटर कर चुके हैं, डेंसर से एक रेयरर मीडियम में एंटर कर चुके हैं। यही बात आप लाइट पे बोल दीजिए कि लाइट का स्पीड अगर घट जाएगा, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और उसका स्पीड घट जाएगा, तो लाइट से पूछिएगा तो लाइट बोलेगा कि वो डेंसर मीडियम में एंटर कर चुका है। और लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और उसका स्पीड बढ़ जाएगा तो लाइट बोलेगा कि वो रेयरर मीडियम में एंटर कर चुका है। तो लाइट के लिए कोई मीडियम या तो डेंसर होगा या मीडियम रेयरर होगा। डेंसर कब होगा? जब लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, तो लाइट बोलेगा कि वो डेंसर मीडियम में प्रवेश कर चुका है। लाइट जब एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो लाइट बोलेगा कि वो रेयरर मीडियम में एंटर कर चुका है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है। अब देखिए, एयर में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिए। ग्लास में लाइट का स्पीड होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एयर में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास में लाइट का स्पीड होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सपोज करिए कि लाइट एयर से चल के ग्लास में एंटर करता है, तो लाइट अगर एयर से चल के ग्लास में एंटर करता है तो यहाँ पे वो 3 × 10⁸ से बहुत मज़े में जा रहा था, लाइट मज़े में जा रहा था। अचानक जब वो ग्लास में एंटर करता है तो उसका स्पीड हो जाता है 2 × 10⁸। अब अगर लाइट से पूछिएगा तो बोलेगा मेरा स्पीड कम हो गया। लाइट बोलेगा कि मेरा स्पीड कम हो गया, मतलब मैं एक डेंसर मीडियम में एंटर कर गया, तो लाइट बोलेगा कि ये मीडियम डेंसर है, इसके रेस्पेक्ट में ये मीडियम डेंसर है, और इसके रेस्पेक्ट में अगर ये डेंसर है तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेयरर है। तो हम बोलेंगे कि लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर चुका है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए? कुछ पूछना है? पूछिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। तनु शाही, क्या पूछना है? लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है और उसका स्पीड घट गया तो लाइट बोलेगा कि वो डेंसर मीडियम में एंटर कर चुका है। वाटर में कितना होता है बता देंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद वो क्लियर हो जाएगा। लकी राज पूछ रहे हैं वाटर में कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद क्लियर होता है। अंजलि गुप्ता समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आगे एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको समझिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने के बाद आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होगा किसी मीडियम के लिए रिफ्रैक्शन पढ़ते समय। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय म्यू। ये दो तरह का होता है। वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड द सेकंड इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द सेकंड इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द फर्स्ट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द सेकंड इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एकदम से, ठीक ठीक। वैसे इस संसार में एब्सोल्यूट नहीं होता है। इस संसार में एकदम से कुछ भी नहीं होता है। ये संसार में जो कुछ होता है वो सब किसी के रिलेटिव होता है, सब किसी के रेस्पेक्ट में होता है। एब्सोल्यूट नाम की चीज़ इस संसार में नहीं होती है। मैं बोलूँ कि संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है, इस संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है, तो ये नहीं बताया जा सकता है। और मैं बोलूँ इस संसार में सबसे बदसूरत कौन है, ये नहीं बताया जा सकता है। दो चीज़ों में हम बताते हैं। दो, अगर दुनिया में एक ही इंसान होता और मैं आपसे पूछता कि बताइए कि वो खूबसूरत है कि बदसूरत है, तो आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तो बताते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में ये खूबसूरत है, इसके रेस्पेक्ट में ये कम खूबसूरत है।
इस संसार में जो कुछ होता है वो रिलेटिव होता है। इस संसार में जो कुछ होता है वो रिलेटिव होता है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में इंटेलिजेंट होता है। अगर एक ही स्टूडेंट इस संसार में होता, मैं आपसे पूछता कि बताइए कि वो इंटेलिजेंट है कि नहीं है, आई कांट आंसर। एक ही स्टूडेंट होता, मैं पूछता बताइए वेदर ही इज़ इंटेलिजेंट और नॉट, आई कांट आंसर। लेकिन जब हम दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं फिर बताते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस संसार में जो कुछ होता है वो रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बट लाइट में ये दो टर्म डिफाइन है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों का डेफिनेशन समझ लीजिए। पहला डेफिनेशन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला हम लिख रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करेंगे और म्यू बराबर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कैसे निकलेगा, किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, जैसे वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, ग्लिसरीन का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, ईथर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा। तो किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो किसी भी मीडियम का अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो ऊपर लिखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फ्री स्पेस में लाइट का स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको याद कर जाइए कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मुझे निकालना हो, अगर हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलें तो आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही समझिएगा। और अगर मुझे किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर लिखूँगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड को अगर मैं v से डिनोट करूँ तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम v वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि v मीडियम। जैसे मान लीजिए कि मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो अगर मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है म्यू जी, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी का मतलब हुआ ग्लास, ग्लास का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ऊपर लिखूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और वैक्यूम में लाइट का स्पीड एक कांस्टेंट होता है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि हमेशा ऊपर क्या होगा, हमेशा ऊपर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ऊपर तो मुझे हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखना है, डिवाइडेड बाय नीचे है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम बदल जाएगा तो लाइट का स्पीड बदल जाएगा। यहाँ मेरा मीडियम कौन सा मीडियम है, ग्लास मीडियम है। और ग्लास मीडियम में मैंने आपको बताया कि लाइट का स्पीड 2 × 10⁸ होता है। ये कैंसिल हो गया, 3/2 1.5 हो गया, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। इसको याद कीजिए, याद कीजिए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 होता है, 1.3 होता है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इतना आप याद कर लीजिए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। किसी ने पूछा था कि वाटर में लाइट का स्पीड क्या होता है। देखिए, मैंने आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया है। अगर मैंने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया है तो यहाँ म्यू के जगह पर 1.3 भर दीजिए, यहाँ पे 3 × 10⁸ भर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो वाटर में लाइट का स्पीड निकल जाएगा। किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम से स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, क्या आप इतनी बात समझ चुके हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने याद कर लिया है, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, वाटर का 1.3 और एयर का 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टर्म है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, याद है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस एक डेफिनेशन याद करके अभी रख लेंगे। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, टॉपिक पढ़ते समय अभी हम बस थोड़ा सा एक डेफिनेशन याद करके रख लेंगे। दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू रिलेटिव क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। उसमें हमेशा ऊपर क्या है? ऊपर फिक्स है, ऊपर हम चेंज नहीं कर सकते, ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस ही रहेगा, ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस ही रहेगा। नीचे आप कोई भी मीडियम लीजिए, तो ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस ही रहेगा, नीचे कोई भी मीडियम लीजिए और उसमें लाइट का स्पीड लिखिए, तो वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। बट यदि हम ऊपर भी चेंज कर दें, यानी हम ऐसे लिखें कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, ऊपर भी चेंज कर दें और नीचे भी कोई दूसरा मीडियम ले लें, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, ऊपर भी एक मीडियम कोई ले लें और नीचे भी कोई मीडियम ले लें, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अच्छा, सब लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए, तो सब लोग म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। सब लोग क्लास शुरू हो तो म्यूट कर लीजिए, ठीक है, सब म्यूट कर लीजिए, सब अपना माइक म्यूट कर लीजिए और वीडियो जो है आप अपना जो है वो भी म्यूट कर, वो भी अपना ऑफ कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ आप मेरी बात सुनिए और ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। ये डिफरेंस हो गया, इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ ये टर्म आएगा, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी, वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए कि ऊपर हम ले लिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए डिवाइडेड बाय नीचे ले लिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे किसी ने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। मिटाते हैं। अब चलिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। इसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरह से रिफ्लेक्शन के लॉज थे, उसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं। देखिए, दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो बिना नियम के नहीं हो रहा है, सब कुछ नियम के साथ हो रहा है। ये दुनिया नियम से चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा हमारे साइंस का मानना है कि दुनिया रैंडमली नहीं चल रही, बल्कि कुछ नियम कानून है, उसी नियम कानून से ये संसार चल रहा है। इस फिजिकल वर्ल्ड का, इस भौतिक जगत का कुछ नियम है और उन नियमों के अनुसार ही ये भौतिक जगत चल रहा है। तो रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो उसको भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता होगा। तो वो नियम क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं? तो रिफ्रैक्शन के लॉज को समझने के पहले एक बार टर्म को रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि उन चीज़ों को आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, बट उन चीज़ों को एक बार हम नाम ले लेते हैं। क्या है? मान लीजिए कि ये कोई इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। सपोज करिए ऊपर का मीडियम मान लीजिए एयर है और नीचे का मीडियम मान लीजिए वाटर है। ऊपर के मीडियम का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सपोज करिए μ1 है, और नीचे के मीडियम का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सपोज करिए μ2 है। मान लीजिए ऊपर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, नीचे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, नीचे वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 होता है। तो जो भी इंटरफेस के ऊपर होगा उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो नीचे होगा उसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब सपोज करिए कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, तो जो रे ऑफ लाइट आती है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। ऐसा तो हम वहाँ भी बोलते थे ना, तो इस रे को हम इंसिडेंट रे बोलेंगे चूँकि ये इंटरफेस पे आती है। जिस पॉइंट पे ये लाइट रे आएगी उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। तो इस पॉइंट का नाम हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जल्दी जल्दी से नाम को ज़बान पे बैठाते जाइए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस इंटरफेस के ऊपर जो भी इंटरफेस होगा उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालने की प्रथा है, एक कल्चर है। इस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल नाम देंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल। उसके बाद क्या होगा कि ये लाइट इस मीडियम से चल के इस मीडियम में जाएगा। कैसे जाएगा वो भी आपको बताया जाएगा, ये जाएगा।
इस लाइट को हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, उसको रिफ्लेक्टेड बोलते थे, इसको रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। लोग नॉर्मली उसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप θ1 भी लिख सकते हैं, माना कि ये θ1 है, इसको लोग आई से डिनोट करते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं और आर से डिनोट करते हैं। θ2 भी लिख सकते हैं, तो ये θ2 है, या इसको आप आर बोलिए। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इंटरफेस क्या है, तो दोनों मीडियम को जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है वो इंटरफेस है। दोनों मीडियम को जो बाउंड्री सेपरेट कर रही है वो इंटरफेस है। जो रे आ रही है वो इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पर आ रही है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। वहाँ पर अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें तो वो नॉर्मल है। लाइट एयर से चल के ग्लास में या वाटर में जिसमें भी एंटर कर चुका है, इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच जो एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच जो एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी बोलते जाइए, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ें। टर्म हो गया, टर्म समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। लकी राज बोल रहे हैं आगे बढ़ा जाए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है, रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। जैसे देखिए इंसिडेंट रे बोर्ड पर है, रिफ्रैक्टेड रे बोर्ड पर है, नॉर्मल भी बोर्ड पर है, सेम प्लेन में तीनों लाई कर रहा है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो फर्स्ट लॉ हो गया कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इसको याद कर जाइएगा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। सेकेंड लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, और यही हीरो बनने वाला है। स्नेल्स लॉ ही रिफ्रैक्शन का हीरो बनने वाला है। रिफ्रैक्शन का हीरो कौन, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ समझ गए, रिफ्रैक्शन समझ गए, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इंटरफेस के ऊपर एक मीडियम है और इंटरफेस के नीचे एक मीडियम है। एक मीडियम इंटरफेस के ऊपर है और दूसरा मीडियम इंटरफेस के नीचे है। स्नेल साहब कहते हैं, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे स्नेल साहब, तो स्नेल साहब कहते हैं कि आप μ1 को लीजिए, इसको लीजिए और इसको ले रहे हैं तो θ1 को लीजिए। वो μ1 को और θ1 को लेने के लिए बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि μ1 को आप sin θ1 से मल्टीप्लाई कीजिए, μ1 इंटू साइन θ1। ये मल्टीप्लाई करने पर कुछ आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर कुछ आएगा। μ1 को जब हम sin θ1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ आएगा, सपोज करिए 0.75 आ गया, मल्टीप्लाई किए तो कुछ आ गया। अब वो कहते हैं कि नीचे आ जाइए, इंटरफेस के नीचे आ जाइए, और अब कहते हैं कि अब μ2 को लीजिए, और μ2 को ले रहे हैं तो उसी मीडियम का थीटा लीजिए, तो θ2 को लीजिए, और बोलते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो μ2 इंटू साइन θ2 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब वो μ1 को sin θ1 से मल्टीप्लाई करते थे, अगर 0.75 आता था, तो μ2 को जब sin θ2 से मल्टीप्लाई करते थे तब भी 0.75 ही आता था। यानी इसका और इसका जो प्रोडक्ट होता था वो इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होता था, ठीक है। यानी उन्होंने इस बात को देखा कि μ1 इंटू साइन ऑफ θ1 बराबर μ2 इंटू साइन ऑफ θ2। ये स्नेल्स लॉ हो गया। स्नेल्स लॉ हो गया कि μ1 इंटू साइन θ1 बराबर μ2 इंटू साइन θ2। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर लेकिन मैंने तो ऐसे स्नेल्स लॉ नहीं पढ़ा था 10th क्लास में, मेरे टीचर ने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि μ1 इंटू साइन θ1 बराबर μ2 इंटू साइन θ2। मेरा टीचर तो बोला था कि साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू। मेरा टीचर 10th क्लास में बोला था कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये आप क्या लिख रहे हैं, μ1 इंटू साइन θ1 बराबर μ2 इंटू साइन θ2। ऐसा तो कोई क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं। देखिए 10th क्लास में हमारे जो टीचर थे वो पूरा नहीं बोलते थे। 10th क्लास में हमारे टीचर पूरा नहीं बोलते थे, बल्कि उस क्लास में हम उस क्लास के हिसाब से बोलते थे। यानी उस समय आप ज़्यादा बच्चे थे तो आप इतनी बात समझ नहीं पाते, तो आपको आपके हिसाब से समझाया जाता था ताकि आप
कुछ समझ जाइए, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। 10th क्लास में मेरा टीचर इस लॉ का एक स्पेशल केस सिखा रहा था। 10th क्लास में जो हमने सीखा था वो इस लॉ का एक स्पेशल केस था। 10th क्लास में जो हमने पढ़ा था वो इस लॉ का एक स्पेशल केस था। कैसे, ध्यान दीजिए। टीचर ने ये मान लिया था कि लाइट एयर से किसी मीडियम में जा रहा है। टीचर ने ये मान लिया था कि लाइट एयर से किसी मीडियम में जा रहा है। एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर से वाटर में जा रहा है, एयर से ग्लिसरीन में जा रहा है, एयर से ईथर में जा रहा है। यानी मेरा टीचर ये एज्यूम कर चुका था कि लाइट हमेशा एयर से ही जा रहा है और किसी मीडियम में जा रहा है, ऐसा वो एज्यूम कर चुका था। मेरा टीचर मुझे बिना बताए ये एज्यूम कर चुका था कि लाइट एयर से ग्लास में, एयर से वाटर में, एयर से किसी मीडियम में जा रहा है। अब सपोज़ करिए अगर मेरा टीचर ऐसा मान चुका था अपने मन में मान चुका था, बिना बच्चों को बताए हुए वो एज्यूम कर चुका था, तो उसका μ1 कितना होगा। मेरा टीचर अगर ये एज्यूम कर चुका था कि वो एयर से ही लाइट को किसी मीडियम में ले जाएगा, तो बताइए मेरा टीचर μ1 कितना यूज़ कर रहा था। मेरा टीचर μ1 कितना यूज़ कर रहा था, कितना बता रहे हैं। मेरा टीचर μ1 कितना यूज़ कर रहा था, एंगल 1, सलोनी 1, ठीक है, गुड। मेरा टीचर जो था वो μ1 1 यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो मेरा टीचर μ1 के जगह पे 1 यूज़ कर रहा था। और बोलिए, जब वो μ1 के जगह पे 1 यूज़ कर रहा था, अगर इसके जगह पे वो 1 यूज़ कर रहा था तो इसको μ2 क्यों बोलेगा। अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बोल रहा था तो μ2 को वो म्यू बोलेगा। क्यों μ2 बोलेगा। हम μ2 तो तब बोलते हैं ना जब μ1 बोलते हैं। जब हम μ1 बोल ही नहीं रहे हैं, जब हम फर्स्ट मीडियम एयर ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले रहे हैं, तो सेकंड को हम μ2 नहीं बोलेंगे, सेकंड को हम म्यू बोलेंगे। चलिए, तो देखिए मेरे टीचर ने μ1 के जगह पे कितना यूज़ किया था, 1 यूज़ किया था। अब अगर मेरा टीचर μ1 के जगह पे 1 यूज़ कर रहा था, तो अगर वहाँ पे वो μ1 के जगह पे 1 यूज़ कर रहा था तो μ2 को μ2 क्यों बोलेगा। μ2 तो हम तब बोलते हैं ना जब हम μ1 बोलते हैं तो फिर μ2 बोलते हैं। अगर हम μ1 बोल ही नहीं, अगर हम L1 बोल ही नहीं रहे तो L2 क्यों बोलेंगे। अगर हम V1 बोल ही नहीं रहे तो V2 क्यों बोलेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने 1 यूज़ किया तो यहाँ पे मैं म्यू यूज़ करूँगा, तो μ2 के जगह पे मैं म्यू लिखूँगा। तो टीचर वही कर रहा था, उसने लिखा μ1 के जगह पे 1 और साइन थीटा 1, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को उसने I लिखा था। मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। 1 × साइन I। μ2 को उसने म्यू लिखा था, सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिखा था, और मैंने साइन थीटा 2 लिखा है। मेरा टीचर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R लिखा था 10th क्लास में, ठीक है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप थीटा 2 लिखिए, आप R लिखिए, आप अल्फ़ा लिखिए, आप बीटा लिखिए, आपको स्नेल्स लॉ समझना है। आप सिंबल कुछ भी यूज़ कीजिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये इक्वेशन कितना हो गया, ये इक्वेशन बन के हो गया साइन I बराबर म्यू साइन R। अब अगर हम साइन R को इस तरफ लाते हैं, साइन R को इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन I बाई साइन R बराबर म्यू। ऐसा ही तो टीचर 10th में बोला था। 10th में टीचर तो यही बोला था ना कि 10th में टीचर बोला कि साइन I बाई साइन R बराबर कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी टीचर ने मुझसे सच ज़रूर बोला था लेकिन पूरा सच नहीं बोला था। सच भी दो तरह का होता है, एक होता है पूरा सच बोलना, एक होता है सच बोलना लेकिन पूरा सच नहीं बोलना। तो 10th क्लास में हमसे सच बोला गया था लेकिन पूरा सच नहीं बोला गया था। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमको पूरी सच्चाई मालूम हुई कि स्नेल का जो लॉ था, अगर पूरा सच के रूप में एक्सप्रेस करें तो वो लॉ है μ1 × साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 × साइन थीटा 2, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम जल्दी से, फास्ट। फास्ट ले लीजिए, ठीक है, मिटा दिया जाए। रिफ्रैक्शन के दो लॉज हो गए। फर्स्ट लॉ क्या हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ हो गया μ1 × साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 × साइन थीटा 2। अब चलिए इसके बाद हम स्नेल्स लॉ को थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन से आपसे अप्लाई करवा लेते हैं कि आपको स्नेल्स लॉ लगाने आ जाए, ठीक है। 2 क्वेश्चन स्नेल्स लॉ अप्लाई करने पर, चूँकि इसी पे काम होना है तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक बात है रिफ्रैक्शन पढ़ते समय। चलिए आप स्नेल्स लॉ लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है, यहाँ पे एक इंटरफेस है,
इंटरफेस के ऊपर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, और इंटरफेस के नीचे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी है। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आती है और वो अल्फ़ा के एंगल पे आती है, और रे ऑफ लाइट 30 डिग्री के एंगल पे जाती है, अल्फ़ा पे आती है और 30 डिग्री के एंगल पे जाती है। स्नेल का लॉ लिखिए, अल्फ़ा पे आती है, 30 पे जाती है। स्नेल का लॉ लिख के देखिए तो लिखने आता है कि नहीं लिखने आता है। ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, म्यू नहीं लिखने आएगा तो एम लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा। अगर चूँकि आपके मोबाइल में तो म्यू होगा नहीं, तो म्यू के जगह पे एम लिख दीजिए। मुझे बस जानना है कि आपको स्नेल्स लॉ लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइट जो है वो एक मीडियम से चल के यहाँ दूसरे मीडियम में जा रहा है। ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, ऊपर एंगल अल्फ़ा है, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी है, नीचे एंगल 30 है। तो आपको यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उस रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ को लिखना है। राइट स्नेल्स लॉ। म्यू के जगह पे कुछ और लिख दीजिएगा, एम लिख दीजिएगा, या कुछ भी आपको लगे। चलिए म्यू, राहुल राज बता रहे हैं साइन एम ए, ठीक है, गुड, 1/2 MC, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए सलोनी क्या बोल रही हैं, साइन अल्फ़ा बराबर 1/2, साइन अल्फ़ा, अच्छा म्यू ए कहाँ गया, साइन अल्फ़ा, ठीक है। साइन अल्फ़ा लेंगे तो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मतलब क्या लिखना होगा, पहले इंटरफेस के ऊपर जाइए, इंटरफेस के ऊपर जाइए, तो इंटरफेस के ऊपर जाइए तो म्यू ए को मल्टीप्लाई कीजिए अल्फ़ा से। तो कैसे लिखेंगे, म्यू ए इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, नीचे आ जाइए तो म्यू सी ले लीजिए और म्यू सी को मल्टीप्लाई करिए साइन 30 से, हो गया। दिस इज स्नेल्स लॉ, दिस इज स्नेल्स लॉ, गुड। चलिए बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, सही है, ठीक है। एक और अप्लाई करके देख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन में और आप अप्लाई करके देखिए। नीचे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ये एयर है। इधर से लाइट जा रहा है, 60 पे लाइट गया, 30 पे निकला है। ऊपर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है। स्नेल लॉ लगा के बोलिए, लाइट जो है इस बार नीचे से जा रहा है, एयर से जा रहा है, और एयर से चल के किसी मीडियम में जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, और ये 60 पे गया और 30 पे निकल के बाहर आ गया। अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा, व्हाट विल बी दी स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू 1 साइन थीटा 1 बराबर म्यू 2 साइन थीटा 2। पहले एक मीडियम में जाइए और उस मीडियम के म्यू को उस मीडियम के थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दूसरे मीडियम में जाइए और उस मीडियम के म्यू को उस मीडियम के थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए √3/2 बराबर म्यू 1/म्यू 2 सलोनी, ठीक है, ठीक है, म्यू, ठीक है, साइन 30 म्यू साइन 60, गुड। तनुषाई गुड, नहीं और किसी को कुछ बोलना है, और कोई बोलिए। राहुल राज म्यू ए बराबर √3, ठीक है। अब आंसर एक बार मिला लीजिए। जस्ट हमको लॉ लिखना है, हमको सॉल्व करने में इंटेंशन नहीं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन बस ये है कि मुझे स्नेल्स लॉ लगाने आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्नेल्स लॉ क्या होगा, तो इस म्यू को ले लीजिए, नीचे से बढ़ रहे हैं, ऊपर से भी बढ़ सकते हैं, ऊपर से बढ़ सकते हैं, नीचे से बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 1 लिया तो कितना हुआ, 1 इंटू साइन 60, 1 इंटू साइन 60, ऊपर चले गए म्यू ए इंटू साइन 30। इक्वेशन को सॉल्व करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, आई डोंट वांट टू सॉल्व द इक्वेशन, बस हो गया, स्नेल्स लॉ हो गया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे पहले बात कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें से पहला पॉइंट देखिए क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट है कि अभी मैंने क्लास की शुरुआत की थी तो डेंसर और रेयरर शब्द हमने डिस्कस किया था। डेंसर और रेयरर, लाइट की रफ्तार कम हो जाए, लाइट बोलेगा बड़ा डेंसर मीडियम है। लाइट की रफ्तार बढ़ जाए, लाइट बोलेगा कि वो रेयरर मीडियम में एंटर कर चुका है। स्पीड के बेसिस पे हम बता रहे थे कि मीडियम डेंसर है कि रेयरर है। लेकिन क्या हमें हर मीडियम में स्पीड याद है? क्या हमें पता है कि लाइट का स्पीड ग्लिसरीन में क्या होता है? क्या हमें पता है कि लाइट का स्पीड ईथर में क्या होता है? क्या हमें पता है कि लाइट का स्पीड वाटर में कितना होता है? क्या मुझे, आप अपना वीडियो भी बंद कर लीजिए, आप अपना वीडियो भी बंद कर लीजिए, ठीक है, वीडियो भी बंद कर लीजिए। क्या आपको पता है कि किस मीडियम में स्पीड कितना है? नहीं सर मुझे स्पीड नहीं याद है। कोई दूसरा टेक्निक बताइए कि डेंसर और रेयरर कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे कि कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, या कैसे समझेंगे कि कोई मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है? देखिए आगे सारा खेल कहानी म्यू पे होने वाला है और स्नेल्स लॉ पे होने वाला है। जितना भी खेल होगा, रिफ्रैक्शन का जो भी खेल होगा, उस खेल में पार्टिसिपेंट कौन होंगे? तो उस खेल के पार्टिसिपेंट होंगे म्यू, और उस खेल का पार्टिसिपेंट होगा स्नेल्स लॉ। तो हमको म्यू बहुत सारा याद हो जाएगा, बहुत सारा काम का म्यू याद हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन में जब क्वेश्चन दिया होगा तो म्यू गिवन होगा, तो क्वेश्चन में म्यू गिवन होगा। अब अगर म्यू गिवन होगा तो म्यू को देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयरर है। याद रखिएगा, जिसका म्यू ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा, जिसका म्यू ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा, और जिसका म्यू कम होगा वो रेयरर होगा। ठीक है, जिसका म्यू ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा, और जिसका म्यू कम होगा वो रेयरर होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, ऊपर मान लीजिए कि म्यू का मान 1.5 है और नीचे म्यू का मान 1.3 है। लाइट 1.5 से 1.3 में जा रहा है, लाइट 1.5 से 1.3 में जा रहा है। ऊपर का म्यू 1.5 है, नीचे का म्यू 1.3 है। इंटरफेस के एक तरफ म्यू 1.5 है, एक तरफ 1.3 है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे मुझे दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है तो मार्क्स के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, किसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं और किसके कम मार्क्स आए हैं। तो मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है कि इसमें कौन है डेंसर और कौन है रेयरर। तो ऊपर क्या है 1.5, ऊपर म्यू ज़्यादा है, और ऊपर चूँकि म्यू ज़्यादा है तो ऊपर का मीडियम डेंसर कहा जाएगा, और नीचे म्यू कम है तो नीचे का मीडियम रेयरर कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया 1.5 क्लास का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जिस चीज़ को हम लोगों ने स्कूल में याद कर लिया था, टीचर ने याद करा दिया था, ठीक है, बट यहाँ पे हम उसको लॉजिकली समझने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट आती है। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट आती है ऐसे θ1 के एंगल पे आती है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे θ1 के एंगल पे आती है, और ये रे ऑफ लाइट मान लीजिए θ2 के एंगल पे दूसरे मीडियम में जाती है, θ1 पे आके θ2 पे जाती है। ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। हम स्नेल्स लॉ लिखना सीख चुके हैं, तो स्नेल्स लॉ हम लिखना सीख चुके हैं, तो हम लिखेंगे कि μ1 इंटू साइन θ1, हम लिखेंगे यहाँ पे कि μ1 इंटू साइन θ1। खूब ध्यान दे के सुनिएगा, ठीक है, खूब ध्यान दे के सुनिएगा। तो μ1 इंटू साइन θ1 बराबर μ2 इंटू साइन θ2। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब आपसे कोई बोलता है कि x1 y1 बराबर x2 y2, तो आप क्या लिखते हैं? xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैथमेटिकली जब कोई बोलता है कि x1 y1 बराबर x2 y2, तो क्या लिखते हैं? xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर नहीं लिखते हैं तो सीख लीजिए, जब आपसे कोई बोलता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो मैथमेटिकली आप क्या लिखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट।
अगर किसी ने मुझसे बोला है μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2, तो मैं यहाँ से 1 1 2 2 का सबस्क्रिप्ट हटा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा म्यू इंटू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट, म्यू इंटू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट, जैसे p इंटू वी बराबर कांस्टेंट। और p इंटू वी बराबर कांस्टेंट का मतलब कि p ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि p ज़्यादा होगा तो v कम होगा। p इंटू वी, जब दो चीज़ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो एक ज़्यादा होगा दूसरा कम होगा, वेरी नेचुरल, ठीक है। p ज़्यादा होगा v कम होगा, सोच लीजिएगा p ज़्यादा होगा v कम होगा, दोनों का जब प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक ज़्यादा होगा दूसरा कम ही होगा ना, एक ज़्यादा होगा एक, अगर इसको हम, अगर मान लीजिए कि ये कांस्टेंट 12 है, तो अगर ये 6 होगा तो ये 2 होगा, ये 6 होगा तो ये 2 होगा, लेकिन अगर इसको हम 2 कर दें तो ये 6 हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो म्यू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू ज़्यादा होगा, म्यू ज़्यादा होगा, म्यू ज़्यादा होगा तो साइन थीटा कम होगा, म्यू ज़्यादा होगा, म्यू ज़्यादा होगा तो साइन थीटा कम होगा, यानी कि थीटा कम होगा, म्यू ज़्यादा होगा तो थीटा कम होगा, म्यू ज़्यादा होगा तो थीटा कम होगा, और म्यू कम होगा, म्यू कम होगा तो थीटा ज़्यादा होगा, म्यू ज़्यादा होगा तो थीटा कम होगा, म्यू ज़्यादा होगा तो थीटा कम होगा, म्यू कम होगा तो थीटा ज़्यादा होगा। म्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, मीडियम डेंसर होगा, मीडियम डेंसर होगा तो थीटा कम होगा, और म्यू कम होगा मतलब मीडियम रेयरर होगा, मीडियम रेयरर होगा तो थीटा ज़्यादा होगा। तो आपने 10th क्लास में सीखा था कि जब कोई रे ऑफ लाइट, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए स्नेल्स लॉ से हम एक रिजल्ट निकाल के ला चुके हैं कि म्यू ज़्यादा होगा तो थीटा कम होगा, म्यू ज़्यादा होगा तो थीटा कम होगा, म्यू कम होगा तो थीटा ज़्यादा होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ऊपर का म्यू 1.3 है, नीचे का म्यू 1.5 है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, ऐसे नॉर्मल डाल दिए, ऐसे टीचर डायग्राम खींचता था, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं θ1 और इसको हम मान लेते हैं θ2। यहाँ देखिए म्यू 1.3, यहाँ म्यू 1.5, यहाँ म्यू कम है, तो क्या कह रहा है, म्यू कम है, म्यू कम है तो थीटा ज़्यादा होगा। यहाँ पे म्यू कम है तो ये वाला थीटा ज़्यादा होगा, यहाँ म्यू ज़्यादा है, म्यू ज़्यादा है तो ये वाला थीटा कम होगा। देखिए मैंने इसको ज़्यादा बनाया है, इस थीटा को ज़्यादा बनाया और इस थीटा को कम बनाया, और कम बनाने के लिए मैंने रे को नॉर्मल की तरफ मोड़ दिया है, कम बनाने के लिए मैंने रे को नॉर्मल की तरफ मोड़ दिया है। तो आपने 10th क्लास में सीखा होगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। जब कोई रे ऑफ लाइट, ये स्नेल्स लॉ से होता है, जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, रेयरर टू डेंसर नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और डेंसर टू रेयरर तो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाती है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। वैसे डायग्राम खींचते समय कभी कभी हम इस बात को बोल देंगे और क्लियर कर देंगे, बट फिलहाल आप इसको रिवाइज करिए कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, डेंसर टू रेयरर जाती है नॉर्मल से अवे हट जाती है। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम स्नेल्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। सर हमने तो 10th क्लास में स्नेल्स लॉ पढ़ा ही था, फिर मुझे 12th क्लास में स्नेल्स लॉ का सिलेबस दिया गया, तो क्या उतना ही सिलेबस है कि सिलेबस को बढ़ाया गया, ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर हम बड़े हुए हैं तो हमारी चीज़ों को बढ़ाया गया है। तो अब हम स्नेल्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, और वेक्टर फॉर्म में जो स्नेल्स लॉ आप पढ़ेंगे तो इस पर क्वेश्चन एक बार जेई एडवांस 2016 में भी पूछा गया है, जेई एडवांस 2008 में भी पूछा गया है, जेई मेन में भी क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन बोर्ड में वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चन नहीं आएगा। जान लीजिए, मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि किस एग्ज़ाम में किस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी जो मैंने पढ़ा ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा बोर्ड के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बट अब जो मैं टॉपिक डालने जा रहा हूँ स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जेई एडवांस में 2008 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है,
नीट में पूछा गया है, जेई मेन में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन बोर्ड में इस पर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म पे नहीं आएगा, ठीक है। चलिए सीख लीजिए स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क में कि वेक्टर फॉर्म पर जो क्वेश्चन आया था जेई 2016 में एडवांस और 2008 में क्या था। और थोड़ा सा एक चीज़ हम आपको डिस्कस करेंगे, एक चीज़ और कि जेई मेन के पेपर में और एडवांस के पेपर में क्या डिफरेंस होता है और नीट के पेपर में क्या डिफरेंस होता है। सिलेबस तो सब एक ही होता है, बोर्ड का सिलेबस, नीट का सिलेबस, जेई का सिलेबस, एडवांस का सिलेबस तो सब एक ही होता है, सबको स्नेल्स लॉ पढ़ना है। लेकिन क्या डिफरेंस होता है और क्यों डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है और क्यों डिफरेंस होता है, ये चीज़ अगर आप समझ गए फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। चीज़ों को अगर समझ गए कि किस वजह से ऐसा होता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। उस 2 क्वेश्चन को हम करेंगे, पहले तो होमवर्क में देंगे, आपसे करवाएंगे, जब वो टॉपिक कुछ और पढ़ना पड़ेगा तो, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ़र्क है एडवांस के पेपर में, क्या फ़र्क है एडवांस के पेपर में और क्या फ़र्क है मेन के पेपर में और क्या फ़र्क है नीट के पेपर में। सिलेबस सब एक ही है, फ़र्क क्या है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ एक हमेशा याद रखिए कि कॉन्सेप्ट्स आर लिमिटेड। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट्स आर लिमिटेड, क्वेश्चंस आर इनफाइनाइट। कॉन्सेप्ट लिमिटेड हैं, क्वेश्चन इनफाइनाइट हैं। यदि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को छोड़ के सिर्फ क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दे रहे हैं तो समझिए कि आप जीवन में असफलता की ओर जा रहे हैं, असफलता की ओर जा रहे हैं जीवन में, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं दुनिया की सारी किताबें बना जाऊंगा तो आप खुद को दुख पहुंचा रहे हैं, आप खुद को कष्ट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सोचिए कि मैंने चलिए सर सिनगेज का एक बुक खरीद लिया है, अरिहंत का एक बुक खरीद लिया है, मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का स्टडी मटेरियल ले लिया है और मुझे इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर जाना है 1 बाय 1। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इस विचार को जितना जल्दी त्याग दीजिए, जितना जल्दी त्याग दीजिए, जितना जल्दी त्याग दीजिए, उतना आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है और उतना आपके जीवन में जितना जल्दी सफलता आने वाली है। और जब तक ये विचार आप अपने मन में पालते रहेंगे और दिल से पालते रहेंगे तब तक आपको कष्ट पहुंचने वाला है, दुख पहुंचने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। किताब में इतना क्वेश्चन होगा कि आप अगर सुबह से बिना सोए रात भर बैठ के बनाते रहेगा तब भी नहीं ख़त्म होगा, तब भी फिनिश नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इस बात को दिल से निकालना है, अपने टाइम को बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टली यूज़ करना है, सीखना है, सीखना है, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो हम बात कर रहे हैं स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जैसे ही वेक्टर शब्द सुनते हैं ना बहुत सारे लोगों का तो रोआ खड़ा हो जाता है, ये कर क्या रहे हैं, स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। बट रिमेंबर, वेक्टर तो आपका जान नहीं छोड़ने वाला है, और ख़ास करके उनका जान तो एकदम नहीं छोड़ेगा जो मैथ ग्रुप के हैं, जो मैथमेटिक्स ग्रुप के हैं, जिनको जेई मेन देना है, एडवांस देना है, उनको तो ये वेक्टर शब्द से एकदम दोस्ती कर लेनी है। जिनको नीट देना है वो थोड़ा सा बच के भी चल सकते हैं, ठीक है, बोर्ड देना है बच के भी चल सकते हैं, लेकिन जिनको जेई मेन और एडवांस देना है उनको तो वेक्टर शब्द से बिल्कुल नहीं बचना है। क्योंकि आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया गया और मैथमेटिक्स में भी 12th क्लास में वेक्टर एंड 3D पढ़ाते हैं, वेक्टर एंड 3D पढ़ाते हैं। तो आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ाते हैं, 3D पढ़ाते हैं और वो आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं वेक्टर के लिए, ठीक है। चलिए तो वेक्टर फॉर्म में हमको लिखना है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले आप मुझे एक बार फॉर्मूला बताइए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये कितना होता है। पहले ये मुझे बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताइए कितना होता है, बताइए तो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितने लोग बता रहे हैं? ए बी कॉस थीटा, अर्पित कुमार ए बी कॉस थीटा, सलोनी ए बी कॉस थीटा, ठीक है, गुड, ए बी कॉस थीटा। चलिए मुझे अच्छा लगा आपने बता दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या बोलिए वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड कॉस थीटा। ये तो ठीक है, लेकिन स्नेल्स लॉ में कॉस नहीं है ना, स्नेल्स लॉ में कॉस तो नहीं है। दुख इसी बात का है कि स्नेल्स लॉ तो बोलता है μ1 इंटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन थीटा 2। स्नेल्स लॉ तो कॉस यूज़ ही नहीं कर रहा है। स्नेल्स लॉ किस चीज़ को यूज़ कर रहा है? साइन को यूज़ कर रहा है, साइन को यूज़ कर रहा है, ठीक है। μ1 इंटू साइन थीटा 1 बराबर μ2 इंटू साइन थीटा 2, और मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। मुझे लगा सर ये बेकार का इक्वेशन है, इससे तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, इस मैथमेटिक्स से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ और लिखिए, कुछ अच्छा लिखिए, साइन में लिखिए, साइन में लिखिए। मैंने सोचा चलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर ये तो वेक्टर हो जाएगा, बड़ा परेशान करेगा। मैंने कहा चलिए आपको बचा देते हैं, मॉड कर लेते हैं, मॉड कर लेते हैं, आपको छुटकारा मिल जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। अब बताइए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड कितना होगा, बोलिए।
वेक्टर ए क्रॉस ए बी साइन थीटा, गुड मंतोष बजाज, ए बी साइन थीटा, गुड, ए बी साइन थीटा, ये भी हो गया। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर बी का मॉड और साइन थीटा। चलिए सर ये भी समझ में आ गया, बहुत अच्छा, ये भी समझ में आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा। अब थोड़ा सोचिए कि स्नेल्स लॉ जो हमने लिखा है तो उसमें हमको वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो ए डॉट बी यूजफुल होने वाला है कि ए क्रॉस बी यूजफुल होने वाला है। आपको क्या लगता है कि स्नेल्स लॉ में जो इक्वेशन है μ1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2, और इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक, गुड, क्रॉस का इक्वेशन अच्छा रहेगा, क्रॉस का इक्वेशन अच्छा रहेगा तो क्रॉस वाला अच्छा रहेगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं, क्रॉस वाला अच्छा रहेगा। अब आइए लिखते हैं, क्रॉस वाला इक्वेशन यदि अच्छा रहेगा तो लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस ले लिया, इंटरफेस लेने के बाद ऊपर एक मीडियम बना लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, नीचे एक मीडियम बना लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और यहाँ पे एक इंसिडेंट रे को मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक नॉर्मल भी मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इस रे को मैंने ऐसे मान लिया, ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे एक एंगल को मैंने θ1 मान लिया और एक एंगल को मैंने θ2 मान लिया। और स्नेल्स लॉ मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि क्या है स्नेल्स लॉ, जिसको मुझे वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो स्नेल्स लॉ है μ1 से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, साइन θ1 यहीं पे मुझे वेक्टर जैसा कुछ दिख रहा है कि वेक्टर बना सकते हैं, बराबर μ2 इंटू साइन θ2, यहाँ पे मुझे लगता है कि वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है, ये दो जगह पे मुझे वेक्टर बनाने का चांस लगता है। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप मान लेते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप मान लेते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप मान लेते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप मान लेते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप मान लेते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आर कैप मान लेते हैं, रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आर कैप मान लेते हैं, रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आर कैप मान लेते हैं। यूनिट वेक्टर मैंने इसलिए चुना है क्योंकि जब यहाँ से μ1 तो स्केलर है, μ2 तो स्केलर है, हालांकि क्वांटिटी टेंसर है, एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए टेंसर क्वांटिटी, बट हम बोल रहे हैं कि μ1 स्केलर है, μ2 क्या है, स्केलर है, तो साइन θ1 का कोफिशिएंट 1 ही बच जाएगा, इसलिए हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं आई कैप, और रिफ्रैक्टेड रे के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं आर कैप, ठीक है। अब जो इंटरफेस पे नॉर्मल है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते समय हम नॉर्मल के डायरेक्शन को क्या मानते थे, आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल के डायरेक्शन को क्या मानते थे, आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते समय नॉर्मल के डायरेक्शन को मानते थे आउटवर्ड नॉर्मल। तो नॉर्मल के डायरेक्शन को मैंने ऐसे मान लिया ऊपर की तरफ, ये लीजिए नॉर्मल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम मान लेते हैं एन कैप। ये तीन चीज़ें मैंने मान लिया, ठीक है। आई कैप किसको मान लिया, आई कैप मैंने मान लिया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, आर कैप किसको माना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, एन कैप किसको माना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब इतना तो हो गया, तीन वेक्टर मेरे पास आके तैयार हो गया। सर आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आई कैप बोल रहा है मुझे आपकी मदद करनी है, आर कैप बोल रहा है मुझे आपकी मदद करनी है, एन कैप बोल रहा है मुझे आपकी मदद करनी है, लेकिन मुझे मदद लेने भी आना चाहिए। ये तीन वेक्टर मुझे मदद करने के लिए तैयार हो गए कि मैं स्नेल्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने में आपका हेल्प करूंगा, ठीक है, बट मुझे इनका हेल्प लेने भी आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को लेके, ऊपर जो दो वेक्टर है उसको लेके मैं इसको डॉट करूँ कि क्रॉस करूँ, मुझे साइन मंगाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, डॉट की क्रॉस, बोली आई कैप और एन कैप के साथ हम कुछ खेल करना चाहते हैं, डॉट कर दें क्रॉस कर दें, आई कैप और एन कैप को क्रॉस कर दीजिए, आमिर यूसुफ जई बोल रहे हैं क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं क्रॉस कर दीजिए, जब सब बोल रहे हैं क्रॉस कर दीजिए तो हम डॉट क्यों करें, ठीक है, चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं, क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, जब सब बोल रहे हैं क्रॉस कीजिए, तो डेमोक्रेसी में तो यही होता है ना, ठीक है, जब जनता क्रॉस करने के साथ है तो हमें क्रॉस ही करना चाहिए, ठीक है। तो आई कैप और एन कैप को हम क्रॉस कर रहे हैं, आई कैप क्रॉस एन कैप, और क्रॉस करके मॉड भी ले रहे हैं, क्योंकि क्रॉस एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और मुझे वेक्टर से डर लगता है, कुछ भी कहिए, मैं वेक्टर से नहीं डरता हूँ लेकिन दिल से तो डर लगता है वेक्टर से, तो मैंने इसको मॉड कर दिया ताकि ये स्केलर बन जाए, ठीक है, स्केलर बन जाए। उसके बाद मैंने क्या लिखा, इसको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड होता है वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू, ठीक है, साइन थीटा
साइन थीटा में थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा, तो आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल होगा। साइन थीटा में थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा, आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल है होगा। आप बताइए कितना एंगल बन रहा है आई कैप एन कैप के बीच, आई कैप और एन कैप के बीच कितना एंगल बन रहा है मुझे जानना है। 180 माइनस थीटा, आमिर यूसुफजई, लकी राज थीटा 1, ठीक है। चलिए 180 माइनस थीटा जो है सही आंसर है, 180 माइनस थीटा 1 सही आंसर है। कैसे, देखिए देखिए एक चीज़ मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि वेक्टर के हेड पर टेल रहे ना तो कभी गलती मत कीजिएगा एंगल निकालने में। देखिए इसके हेड पर इसका टेल है और हेड पर टेल रहे तो एंगल कैसे निकालते हैं, टेल पर टेल करके निकालते हैं। तो क्या करिएगा बोलिए, इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, तो इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, आई कैप को आगे बढ़ा दीजिएगा, तो आगे बढ़ा दीजिएगा तो ये और ये टेल टू टेल हो जाएगा, तो दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आई कैप जो है इसको आगे बढ़ा दीजिए, एन कैप मेरा इस प्रकार है, तो पहले ये हेड पर टेल था, आगे बढ़ गया तो दोनों टेल पर टेल हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल ये हो गया। और ये एंगल कितना होगा, तो ये टोटल 180 होगा, टोटल 180 होगा, 180 में से ये थीटा 1 होगा, तो दिस इज़ 180 माइनस थीटा 1, यानी आई कैप और एन कैप के बीच का एंगल जो होगा 180 माइनस थीटा 1 होगा। तो ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो आई कैप का मॉड 1 होगा, एन कैप का मॉड 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो आई कैप का मॉड 1, एन कैप का मॉड 1। और साइन 180 माइनस थीटा बोलिए कितना होगा, साइन 180 माइनस थीटा, जो मैथ वाले हैं वो तो बोलिए, बायोलॉजी वालों को भी सब आना चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, गुड। सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा बेसिक नहीं आता है, सीखने का प्रयास कीजिए। साइन थीटा 1, दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको 1 कर देते हैं। चलिए सर मैंने आई कैप और एन कैप को क्रॉस कर लिया, अब क्या करें, साइन थीटा 1 हम निकाल चुके हैं, साइन थीटा 1 बराबर आई कैप क्रॉस एन कैप का मॉड। मुझे अपार हर्ष हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने साइन थीटा 1 को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। साइन थीटा 1 को मैंने वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। अब चलिए मेरे पास बचा है साइन थीटा 2, अब यहाँ वाला साइन थीटा 2 बचा है। अब क्या करें, मेरे पास तो 3 ही वेक्टर है, तो 3 वेक्टर है, तो अब क्रॉस करते हैं। अब किसको क्रॉस करें, डॉट तो करेंगे नहीं, तो आई कैप और एन कैप को कर चुके हैं, अब आर कैप और एन कैप को क्रॉस कीजिए। अब आर कैप और एन कैप को क्रॉस कीजिए, तो नाउ टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर कैप क्रॉस एन कैप का मॉड कितना हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड साइन, फिर परीक्षा की घड़ी है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, गलती मत कीजिएगा। आर कैप और एन कैप के बीच का एंगल मुझे फाइंड करना है, सोच के बताइए। आर कैप और एन कैप के बीच का एंगल सोच के बताइए, कितना बता रहे हैं, 1 मिनट, कितना बता रहे हैं, साइन थीटा 2 नहीं, साइन थीटा 2 नहीं होगा, थीटा 2 नहीं होगा, ठीक है। मतलब एंगल मैंने पूछा आपसे, मैंने आपसे पूछा आर कैप और एन कैप के बीच का एंगल कितना है, साइन थीटा 2 नहीं, साइन एंगल मैंने पूछा, मैंने तो साइन पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा कि आर कैप और एन कैप के बीच एंगल कितना है, थीटा 2 है कि 180 माइनस थीटा 2 है, मैंने ऐसा कुछ पूछा है कि आर कैप और एन कैप के बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। 180 माइनस थीटा से साइन नहीं लगाइए, साइन नहीं लगाइए, क्योंकि मैंने एंगल पूछा है। ध्यान रखिए कि मैंने क्या पूछा है, मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पूछा है, मैंने एंगल पूछा है, तो आपको 180 माइनस थीटा 2 बोलना है, ठीक है। तो आर कैप और एन कैप के बीच का जो एंगल होगा, तो आर कैप और एन कैप ये दोनों टेल टू टेल हैं, ध्यान दीजिए। आई कैप और एन कैप टेल टू टेल नहीं थे, लेकिन आर कैप और एन कैप टेल टू टेल हैं, तो दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर गौर से देखिए तो ये नॉर्मल ऐसे है, तो ये टोटल 180 होगा, गौर से देखिए तो टोटल 180 होगा, और 180 में से नीचे थीटा 2 है, तो वो कितना बच जाएगा, 180 माइनस थीटा 2, तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा 2। नहीं समझ में आया, दोबारा यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आर कैप का मोड हो गया 1, एन कैप का मोड हो गया 1, साइन 180 माइनस थीटा, फिर साइन थीटा हो गया साइन थीटा 2, साइन थीटा 2, तो यहाँ पे हो गया आर कैप क्रॉस एन कैप बराबर साइन थीटा 2, ठीक है। अब हम नाउ वी आर हैप्पी कि साइन थीटा 1 को हम वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं, साइन थीटा 2 को हम वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे अगर पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, μ1 रहेगा, μ1, और साइन थीटा 1 के जगह पे क्या लिख देंगे, आई कैप क्रॉस एन कैप का मॉड,
तो μ1 इंटू कितना आई कैप क्रॉस एन कैप का मॉड, आई कैप क्रॉस एन कैप का मॉड बराबर कितना हो जाएगा म्यू टू इंटू किसका मॉड, साइन थीटा 2 यानी आर कैप क्रॉस एन कैप का मॉड। और ये जो बढ़िया सा इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये जो वेक्टर फ्लेवर में इक्वेशन आ गया, वेक्टर फ्लेवर में इक्वेशन आ गया, दिस इज स्नेल्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और एक बार मैं आपको फिर से बोल दूं, इस पर क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन एडवांस में इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा भी, ठीक है। जेई मेन में पूछा जा चुका है, नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए इस इक्वेशन को आपको याद कर लेना है, इसको भी याद कर लेना है कि स्नेल्स लॉ को अगर स्केलर फॉर्म में बोलें तो μ1 साइन थीटा 1 बराबर μ2 साइन थीटा 2, और अगर वेक्टर फॉर्म में बोले तो μ1 तो पहले बोलना ही है, और साइन थीटा 1 के जगह पे क्या बोलना है, आई कैप क्रॉस एन कैप का मॉड बराबर μ2 तो बोलना ही है, और साइन थीटा 2 के जगह पे बोलना है आर कैप क्रॉस एन कैप का मॉड। क्या आप समझ गए? बोलिए यस और नो बोलिए। समझ गए? यस और नो बोलिए कि रिवाइज किया जाए? चलिए समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।